अस्सलाम वालेकुम मैम। हुँ, वालेकुम अस्सलाम। मैम जी, मुझे जब महरोज़ क्या होती है एंग्ज़ायटी? एंग्ज़ायटी होती है बहुत ज़्यादा, तो यही जो स्टमक की प्रॉब्लम है ना वही होती है, और इसके अलावा मेरे हाथ ऐसे शिवरिंग करने लगते हैं और मुझसे सोचा नहीं जा रहा होता, बस उस सोच के अलावा कुछ और नहीं सोचा जा रहा था, और मेरी बॉडी ना ऐसे काँप रही होती है, और जैसे ना वो भी नहीं किया। एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम है कल मेरा, तो मुझे अभी इतनी एंग्ज़ायटी होगी, इतनी ज़्यादा कि मैं पूरी काँपने लग जाऊँगी, ऐसे शिवरिंग होगी मुझे इतनी ज़्यादा। और इसके अलावा कभी मेरा दिल दिल ऐसे लग रही है ये ऐसे होगा। और इसके अलावा ये होता है कि इसके अलावा ये होता है भी नींद ना आए, ऐसे दिल। करती हैं इसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए? जी मैम, मैं क्या करती हूँ कि ना अब जैसे मुझे एग्ज़ाम की वज़ह से एंग्ज़ायटी हो रही है, और कवर करके एंग्ज़ायटी बहुत ही मतलब मैनेज हो जाती है। और इसके अलावा मतलब ये तो मैं करती ही थी। डार्क कंपाउंड चॉकलेट, वो ऐसे होता था कि मुझे अगर मैं खाती थी ना तो 1 घंटे तक मुझे कोई एंग्ज़ायटी कुछ और दो थोड़ा-सा ऐसे ही ना वो की तो मुझे मालूम हुआ कि हाँ, वाक़ई में। और इसके अलावा दिल काँप रहा होता है, लेकिन सो अच्छा, हो जाती हूँ, और आपके फिर 10 मिनट नर्वस की बात उठती हूँ सिस्टम तो को थोड़ा रीसेट रिलैक्स। कर रही हैं और नर्वस सिस्टम को रीसेट जी मैम। करने के ना और भी बहुत सारे तरीके होते हैं और तो फिर वहाँ क्या करेंगे? ट्रैफ़िक के बीच में हैं, ट्रैफ़िक जैम में फँस गए हैं। अभी पता आधा घंटा, पौना जी, घंटा ले तो अच्छी बात है, आप सो लेते हैं ना, तो भी आपका मैम जी। नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आप करके अपनी एंग्ज़ायटी को ओवरकम कर सकते हैं। हुँ, अस अ, अभी जैसे ज़िंदगी का एहसास हेल्प जो है, ये जो सेल्फ हेल्प की टेक्निक्स होती हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती, ठीक है? लूप आप ज़्यादा डीप इश्यूज़ हैं, तो फिर तो डेफ़िनेटली आपको में ओवरकम कर लेते हैं सिचुएशन को। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने जॉइन करना था वो कर चुके हैं और बाकी अब जो है वो रिकॉर्डिंग पे ही गुज़ारा कर लेंगे। अच्छा, आप बज़ाहिर तो बहुत पुरसुकून नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप अंदर से आपका माइंड पैटर्न था एंग्ज़ायटी का ही, जिस पे हम सो आप अंदर जो नर्वस सिस्टम होती है, चाहे आप इन्हीं फीलिंग्स बहुत कॉमन
कर सकता है। एंग्जायटी इज पास नहीं है ना, बेसिकली एक अनरियल सिचुएशन होती है। डिप्रेशन में पास्ट में तो वो एक्सपीरियंसेस हो चुके हुए हैं, ठीक है, लेकिन एंग्जायटी में अभी वो हुआ नहीं है। आप फ्यूचर का सोच के परेशान है, एग्जाम अभी हुआ आ रहे हैं, रियल इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस होता है, और यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि कोई फर्क नहीं। पॉइंट समझ जाते हैं ना, कुछ ऐसे बेसिक लूप्स तो तोड़ लेते हैं, बहुत आसान है। एक जिनमें इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो एंटिसिपेट करना शुरू ट्रिगर कर रहा है, अलर्ट हो जाओ। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ये डिजाइन किया गया था वो केव्स में रहने के लिए ना। वहां पे जब आप इंसान को कांस्टेंट एक खतरे के अंदर रहना पड़ता था, उसको शेल्टर भी चाहिए था, उसको फूड भी चाहिए था, दरिंदों से सेफ्टी चाहिए का, वो हर वक्त ऑन होता था। उस तरह की इन्वायरमेंट में हम नहीं रह रहे, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना नहीं सीख रहा, और छोटी छोटी चीजों को ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी पिक्चर्स बना के जो है वो आपको दिखाता रहता है, और जब वो दिखाता है तो फिर आपकी बॉडी जो है वो भी नहीं पता, और आप परेशान हो रहे हो, परेशान में आप बज़ाहिर अगर ऊपर से बिल्कुल काम डाउन भी है ना, तो अंदर बहुत शोर चल रहा होता है। और इसका सबसे जो पेनफुल पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने इसको रोकना कैसे है। हम काफ़ी हद तक, अब अगर मैं एक एक बात कहूँ, एक जब मैंने आपको याद होगा बताया था कि डिप्रेशन भी एक नेमत हो सकती है, उसमें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिप्रेशन किस तरह से एक नेमत हो सकती है, वो कैसे आपको हेल्प करता है। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि एग्जाइटी आपकी दुश्मन नहीं है। ये जो चीजें चल रही हैं ना, आप इनको और सूरत हाल आ रही है, एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने फेल हो जाना है या मेरी तैयारी नहीं है, ऑल दीज थिंग्स। तो माइंड क्या कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज बॉडी में जो जब अगर आप उसमें रहे हैं, कटिंग हो रही है, ट्रम्बलिंग हो रही है, अनइजीनेस आ रही है, आपने गोली निकाली, खा ली, वो नर्वस सिस्टम काम डाउन हो गया, वो सिम्टम्स खत्म हो गई। अच्छा, अगली दफा ट्रिगर हो गया फिर से, चीजें फिक्स हो गई हैं, बट असल चीज होती है कि आपने उसको फिक्स कैसे करना है, उस लूप को कैसे ढूंढना है। जब वो आप ढूंढ लेंगे ना, तो फिर आप उसको तोड़ भी लेंगे और आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकल आएंगे। इसमें क्या होता है
जाता है ना, मैगडेला को जाता है मैसेज, तो मैगडेला स्मोक डिटेक्टर होता है। पैटर्न क्या चल रहा होता है, एक ख्याल आया आपके जहन में कि कुछ गलत हो जाएगा या होने वाला है, या अगर मुझसे करना होता है, आपकी हिफाजत करना होता है, दुश्मन मैसेज को इंटरप्रेट, नल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको खतरे के लिए तैयार किया जाता है, और बॉडी कुछ फंक्शंस रोक देती है, साइड पे कर देती है, सर्वाइवल वाले फंक्शंस ऑन कर देती है, जिसमें ऑक्सीजन तेजी से अंदर जा रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई है, और गट सिस्टम को मैसेजेस जा रहे हैं कि भाई अभी जो है ना खतरा आने वाला है, इसलिए पेट में भी रुक होता है। जिनका गट सिस्टम अच्छा होता है उनकी इंट्यूशंस भी अच्छी होती हैं, इसलिए अपने गट सिस्टम पे ना थोड़ी वो रखा करें, नजर रखा करें, अपने खाने में कुछ ऐसी हेल्दी चीजें लिया करें जो आपकी गट सिस्टम को हील करती हैं, उससे भी आपकी ये पैनिक, आपका डिस्कम्फर्ट और आपकी एग्जाइटी कम होती है। कुछ नेचुरल नेचुरल फूड्स लिया लेमन हो गया, जब जनरेट कर दिया तो फीलिंग्स क्या आने लग गई हैं डिस्कम्फर्ट की, या बहुत एक्सट्रीम अगर सिचुएशन में कोई चला गया है अब, तो वो पैनिक अटैक्स भी उसको आना शुरू हो सकते हैं। और उसके बाद क्या करेगा, माइंड और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में चला जाएगा। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मैंने तो फिर ये थॉट्स आने लग जाते हैं मेरी, फिर वो एक लूप चल जाती है, जैसे ही थॉट्स और ज्यादा रिस्पॉन्सेज और एक्टिवेट होते हैं तो फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, पैनिक अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। और मेरा जूम का जो है वो एक्सपायर हुआ हुआ है। अच्छा, मुझे अंदाजा ही नहीं था। हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग इस उसमें जाकर फिर क्या करते हैं कि इन्होंने कहा कि उन्होंने चॉकलेट खा ली या फिर वो थोड़ा सा सो गई तो वो खत्म हो गया। ओवरकम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको रूट कॉज वो करना है। अब ओवर थिंकिंग की हैबिट जो है वो आपको अपना अपना माइंड को ट्रेन करें। मैं एक एक बात मैं और भी करती हूँ कि माइंड को भी मसल्स की तरह ट्रेन किया जा सकता है। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं वैसे ही माइंड की ट्रेनिंग भी होती है। उसे ओवर थिंकिंग करने से रोकें। अब लास्ट में मैं हिप्नोथेरेपी शेयर कर रही थी, ये मेरी गाइडेंस में कर रहे हैं। मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ, जब मैं हिप्नोथेरेपी के सेशंस देती हूँ ना तो मैं इनके साथ कनेक्टेड होती हूँ, ये मैं इन पे नजर रखती हूँ। और उसके बाद जब सबने मांगा था वो मैंने दे तो दिया था, लेकिन उसके बाद आपके लिए ये लाजमी होता है कि जब भी आप वो था तो आपका कोई ना कोई वो एक पॉइंट बता देती हूँ कि यहाँ पर इस चीज में आपको काम करने की जरूरत है। ये जो ये जो अभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे ना, ये इनका ये एक नहीं हुआ, इनके चल रहे हैं सेशंस, तो इसलिए इनको चीजें काफी हद तक इनके हाथ में ग्रिप आना शुरू हो गई है कि ये यहाँ पे मेरे मेरे प्रॉब्लम्स ये हैं, ये अपने प्रॉब्लम्स को पकड़ने लग गए हैं। तो हिप्नोथेरेपी के सेशंस में इसलिए भी कहने से पहले आप मेरे स्टेंड करते हैं, मैं उनको ही वो हिप्नोथेरेपी का सेशन देती हूँ। सो इसे ये बहुत बहुत यूजफुल टूल है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर कोई ऐसे, अब जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इनके कुछ रिस्पॉन्सेस ट्रिगर हो गए थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंट रही कि
ये चीज पर्सनल में शेयर करूं उन लोगों को जो मेरे से कनेक्टेड होते हैं। एनीवेज, वरना मैं फिर ज्यादा ना डीप उसमें ट्रांस में लेके जाती नहीं हूँ। सो कहाँ से आ रही है आपकी एग्जाइटी? ओवर थिंकिंग से आ रही है, फियर ऑफ जजमेंट से? उनको बहुत फ्लुएंट है बोलने में, उनको ग्रिप भी है, वो कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन फियर ऑफ जजमेंट वहां पे आ गया तो वो उनसे बोला नहीं जा रहा। तो कि लोग ये दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये यही वाला जो होता है, ये इसको हम सोशल एग्जाइटी में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको हम स्टेज फोबिया में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। किसमें हो जाती है आपकी एग्जाइटी? आ रही है कि आपको गैर यकीनी सूरत हाल अगर कोई आ गई, कोई ऐसी सूरत हाल जो उस टाइम आपको समझ नहीं आई, तो फिर आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्राइविंग सीख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं अब ड्राइविंग मैंने सीख लिया, लेकिन अगर मैं किसी मसरूफ सड़क के ऊपर चला गया और सामने से अचानक कोई गाड़ी आ गई, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर वहां पे उसकी एग्जाइटी शुरू हो जाएगी, और वो अभी जो सिचुएशन में पहुंचा नहीं है, उस सिचुएशन में पहुंचने से पहले ही उसकी बॉडी रिस्पॉन्सेज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो जाएगा। यहीं पे फियर जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं दिमाग में। और कई दफा ऐसा होता भी है कि आप उन फियर्स को, और कोई ऐसा छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो भी गया, सचमुच वो गाड़ी ले गया और वो वाकई सामने कोई गाड़ी आ गई, तो फिर वो फियर ऐसा वहां बैठ जाएगा उसके जहन में कि फिर वो जितना मर्जी अपनी स्किल को पॉलिश कर ले, वो चीज उसके अंदर से जब तक नहीं निकलेगी ना, वो सड़क पे गाड़ी ला नहीं सकेगा। या इसको आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन पे वो अब अप्लाई कर सकते हैं कि जब एक दफा वो चीजें लिंक हो जाती है ना, तो जब तक हम उनको अनलिंक नहीं करते, वो लिंक तोड़ते नहीं है ना, फिर वो आपका कॉन्फिडेंस वो बहाल नहीं होता। सोशल एग्जाइटी में भी यही हुआ, हमेशा दूसरे मुझे जज करेंगे और मेरे बारे में इस तरह की बात करेंगे। एंड चाइल्डहुड कंडीशनिंग, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बचपन में वो कंडीशन हो गई चीजें दो। और इसमें तो साइकोलॉजी के, अगर हमारे पास अभी कोई स्टूडेंट है तो उनको याद होगा, उसमें तो बड़े एक्सपेरिमेंट भी किए हुए कि वो कंडीशन करके ना जोर से चम्मच बजाते थे और फिर उसको खाना देते थे, तो वो फिर उसमें डर पैदा हो गया था। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने चाइल्डहुड कंडीशनिंग को देखा, प्रूव किया था कि चीजें जब लिंक हो जाती है ना, तो वो वही रिस्पॉन्स सारी जिंदगी जनरेट करती हैं। चाहे आप ओरिजिनल स्टिमुलाई को, ओरिजिनल फियर को हटा भी देते हैं ना, ओरिजिनल डेंजरस सिचुएशन को हटा भी देते हैं, तो कंडीशनिंग की वजह से उससे मिलती जुलती चीजों से भी वो डरना शुरू हो जाता है। पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और पास्ट के इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी वो अब वो अनरिजॉल्व्ड वुंड्स जो होते हैं वो सरफेस के नीचे काम करते रहते हैं। इट डिपेंड्स कि अब आप इतने थोड़े से एक्सपर्ट जब हो जाते हैं ना, जब आप एक तो लूप को तोड़ लेते हैं, पहले जब तक पहले लूप तोड़ना बहुत जरूरी है। लूप तोड़ेंगे, कंट्रोल में आएंगे, रिलैक्स होंगे, तो फिर आप पीछे जाके सोचेंगे। अदरवाइज आप कभी पीछे जाके सोच, अगर मेहमान आ रहे हैं तो बेटी मेरे दिल की धड़कन तेज क्यों हो रही है, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे बैक में जब मेहमान आए थे तो कोई गलती हो गई थी, खाना सही नहीं बना था या कोई कमी रह गई थी, और वो चीज उसकी पर्सनालिटी के साथ लिंक कर दी गई, और वहां से उसने सीख लिया कि अब जब भी कोई आएगा मुझे जज करेगा और मेरे से काम खराब हो जाएगा, और अगर मुझसे गलती हो गई, तो पहला क्वेश्चन था ना, सबसे पहला एग्जाइटी का क्वेश्चन होता है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर यही ना जनरेट हो रहा होता है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं इसे कैसे कवर करूंगा या करूंगी। बस ये थॉट आने की देर है, आपका जो है वो ट्रिगर हो जाता है, ये सारे बॉडी रिस्पॉन्सेस ट्रिगर हो जाता है। कॉमन सिम्टम्स हम पहले भी देख चुके हैं, ये वाली जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। जहन में तेज तेज ख्याल चलने लग जाते हैं,
बॉडी में बेचैनी आ जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है आपसे बैठा नहीं जाता, आप उठ के चलना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी बॉडी पार्ट को बार-बार हरकत दे रहे होते हैं, उँगलियों को या पैरों को या टाँग को बार-बार हिला रहे होते हैं, और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। चेस्ट में थोड़ी-सी ना तंगी भी फ़ील होती है। कुछ ज़्यादा अगर आपकी पैनिक अटैक की तरफ सिम्पटम्स चली जाएँ, तो आपको लगता है कि खुदा न खास्ता जो है वो हार्ट अटैक होने वाला है, हो गया है। इस तरह की फीलिंग्स आती है और लोग पहुँच भी जाते हैं, यहाँ पर कार्डियक हॉस्पिटल्स पहुँच भी जाते हैं। वहाँ पे उनके टेस्ट-वेस्ट होते हैं। पैनिक अटैक्स वाले तो एक दफ़ा ज़रूर हॉस्पिटल कार्डियक हॉस्पिटल से अपनी ईसीजी करवा कर आते हैं कि नहीं-नहीं हमें तो वो हार्ट अटैक ही हुआ है। फिर वो कहते हैं कि नहीं जी कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये आप टेंशन ले रहे हैं। और रात को नींद नहीं आती उनको, बिकॉज़ उनका जो है ज़हन चलता रहता है मुसलसल, माइंड शटडाउन मोड पे जाता ही नहीं है। उसमें थॉट्स ऐसे स्विच ऑन हुए होते हैं कि वो ऑटोमैटिक रील्स की तरह चलते रहते हैं। और फ़ियर विदाउट रीज़न, अच्छा फ़ियर विदाउट रीज़न होता नहीं है, वो आपको लग रहा है कि फ़ियर विदाउट रीज़न है, मैं नहीं समझती। वही मैंने जैसे बताया ना, कंडीशनिंग हुई हुई है कहीं पे। अ, मुझे वो एग्ज़ैक्ट एक्सपेरिमेंट याद नहीं आ रहा था। उन्होंने एक बच्चे के साथ किया था, एल्बर्ट शायद उस बच्चे का नाम था। फ़ियर की भी एनर्जी होती है, और डर की एनर्जी भी ना बहुत सारी बीमारियों को फ़ीड कर रही होती है आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले डर की एनर्जी से बाहर आएँ। डर चाहे इंसानों से है, चाहे जिन्नात से है, चाहे गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से है, किसी भी चीज़ से है, जो डर है ना आपका, फ़ियर, वो उस चीज़ को जनरेट कर, उसको एनर्जी दे रहा होता है, उसको फ़ीड कर रहा होता है। जब हम छोटे होते थे ना, तो वो ये डरावनी किस्से कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक होता था। तो वहाँ पे फिर एक बात कहा करते थे कि ना जो डरता है ना, वो ऐसी चीज़ें ना सबसे पहले उसी को उठा कर लेके जाती हैं। तो जब वो बड़े हुए तो पता चला कि वाक़ई डर जो होता है ना, वो इन चीज़ों को नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है। जब आप डर की फ्रीक्वेंसी के अंदर होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाला भी मैं चार्ट अपने ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ। आप देखिएगा डर की फ्रीक्वेंसी कितनी लो होती है। एक शेम की लो होती है, फ़ियर की लो होती है, और गिल्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। इनसे जब आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं ना, न्यूट्रैलिटी में भी आ जाते हैं ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा, काफ़ी हद तक ये चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये थोड़ा-सा कॉन्शियसली ना फ्रीक्वेंसी को भी देखा करें। अपने इमोशंस को जब आप देखेंगे ना, तभी मैं कह रही हूँ इमोशंस को सुना करें, देखा करें, मेरे अंदर गिल्ट चल रहा है, फ़ियर चल रहा है, शेम चल रही है, मोहब्बत चल रही है, न्यूट्रैलिटी चल रही है, करेज चल रहा है, क्या चल रहा है, इसको देखा करें। कॉन्शियसली दिन में बैठकर ना डेली का देखा करें कि आज मेरे अंदर सबसे ज़्यादा कौन-सा इमोशन जो था वो सबसे ऊपर रहा है, ज़्यादा मैंने क्या फ़ील किया है। तो इससे भी आपको ना चीज़ें बहुत सारी समझ आना शुरू हो जाती हैं। वायरिंग अच्छा ये अब जा गई कि क्यों होती है, कैसे होती है, क्या अलामात होती हैं। आपका अब माइंड साइंसेज़ कैसे हेल्प करेगी आपके? ये न्यूरल पाथवेज़ का आपने आजकल, या न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो है ना वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, रिप्रोग्रामिंग का वर्ड भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। येस दे ऑल वर्क, ये सब काम करते हैं। चूँकि एंग्ज़ायटी एक आपका सीखा हुआ रिस्पॉन्स, सो कॉन्शियसली आपने रिस्पॉन्ड करना सीखा था फ़ियर के साथ, सबकॉन्शियसली। तो अभी आप इसको अनलर्न भी कर सकते हैं, कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते आर पॉसिबल। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का वर्ड अगेन वही है, इस पे अभी आजकल किया था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में पहले कहा जाता था कि जो सीख लिया उसके बाद आप कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन अब जो रिसर्चेज़ का दिमाग नए न्यूरॉन्स जनरेट करना शुरू कर देता है, और जब तक आप सीखते रहते हो, आप को अल्लाह ताला डिमेंशिया की तरफ जाने से बचाए रखता है। आपके ब्रेन के सेल्स डीजेनरेट होने से बचे रहते हैं। आप एज के साथ, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाया हुआ था ना कि अब मेरी एज 30, 40, 50, 60, 70 हो गई है, तो अब तो मैं कुछ सीख ही नहीं सकता, अब तो मैं ज़िंदगी में कुछ नया कर ही नहीं सकता।
नहीं, ऐसा नहीं है। आप चीज़ें सीख लेते हैं, आप किसी भी उम्र में कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कुरान पाक सीख सकते हैं, आप कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर सकते हैं। 90 साल, 100 साल की उम्र में भी हिफ्ज़ कर सकते हैं, आपकी हिफ्ज़ करने की उतनी ही सलाहियत होगी। आपको बस थोड़ी-सी ये चीज़ें सीखी हुई थी ना पहले, तो सबसे पहले ये ख़्याल, ये थॉट अनलर्न करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इस चीज़ को अनलर्न करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप उसको कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, और मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में नया ज़रूर सीखते रहा करें, ज़रूर। चाहे वो कोई लैंग्वेज है, आप जिसको जो आपको अच्छी लगती है, चाहे वो कोई इतनी सिंपल सादा सी स्किल है जैसे कि स्वेटर बुनना, या कोई भी स्किल जो आप, या कंप्यूटर पे कोई चीज़ सीखना, आप कर सकते हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की जितनी भी रिसर्चेस हैं वो यही कहती हैं कि आप किसी भी एज में कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको डिमेंशिया से बचाती है, क्योंकि वो चीज़ें नए नए सेल जनरेट हो रहे हैं ना आपके अंदर, तो फिर वो आपको उन चीज़ों से डीजेनरेशन से बचाती हैं। रिएक्टिव प्रोएक्टिव रेगुलेशन क्या होती है कि आपका जो मैगडला मैंने बताया था ना हाईजैक हो जाता है, कि वो स्मोक डिटेक्टर सिस्टम नर्वस सिस्टम का ब्रेन का ऑन हो गया, उसने कहा खतरा आ गया है, अलर्ट हो जाओ, ये करो वो करो, दिल की धड़कन तेज करो, सांस को तेज करो, गट सिस्टम को एक्टिवेट करो, और ये सारे सिस्टम एक्टिवेट कर दो। जैसे मुल्क में खुदा न खास्ता जंग लगती है तो जी ये रडार सिस्टम ऑन कर दो, मिसाइलों को एक्टिव कर दो, बॉर्डर पे फौजें हाई अलर्ट हो जाएं। सेम यही बॉडी के अंदर भी हो रहा होता है, आपका सिस्टम हाईजैक हो गया है, क्योंकि आपने दिमाग ने कहा है कि खतरा आने वाला है। और जो रिपीट होता है बार बार, वो रीवायर्स हो जाता है आपके, वो पाथवेज बन जाते हैं। अब अच्छे पाथवेज बनाने हैं या खराब बनाने हैं, ये आपकी चॉइस है। एवरी थॉट यू रिटर्न टू स्ट्रेंथन्स दैट न्यूरल पाथवे। जो चीजें बार बार सोचते हैं उनके पाथवेज बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे आपके दिमाग में। सो आपकी चॉइस है कि अब आपने क्या चीजें बार बार रिपीट करनी है। जब ये पैटर्न समझ लेते हैं ना, तो फिर आप इनको चीजों को रिपीट भी नहीं करते। और न्यूरोप्लास्टिसिटी सेज कि आपका ब्रेन प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। आप उसको ट्रेन कर सकते हैं पुरसकून रहने के लिए, बजाय इसके कि वो कयास को जो है, वो अफरा तफरी को जो है वो हमेशा परसीव करता रहे। आप उसको इंटेंशनल प्रैक्टिसेस के साथ, कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस के साथ ये चीजें सिखा सकते हैं। अच्छा, ये वेगस नर्व का जो है ना, वेगस नर्व एक हमारी बॉडी में द लॉन्गेस्ट नर्व है, ब्रेन से लेके पाँव तक जा रही होती है, और ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा काम कर रही होती है। इसको थोड़ा सा आप अगर देख लेना, तो ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छा काम करती है। अब इसको अब एक्टिवेट करने के लिए आपके पास बड़े अच्छे अच्छे योगा के पोजेज होते हैं। योगा नहीं कर सकते तो सांस की मशकें तो कर सकते हैं ना। और सांस की मशकें भी इतने पावरफुल वो पैदा करती हैं कि ये भी मैं रिकमेंड नहीं करती करना लोगों को आमतौर पर विदाउट गाइडेंस, सिवाय इसके कि मैं बॉक्स ब्रीदिंग जो बताती हूँ वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइजेज होती हैं कि ये भी मना किया जाता है, आप विदाउट गाइडेंस ना करें। बॉक्स ब्रीदिंग में होता है कि जितने सेकंड आपने सांस लेना है उतने ही सेकंड होल्ड करना है, और उतने ही सेकंड आपने उसको एक्सेल करना है। लाइक 4-4-4, 3-3-3, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे 4-4-6। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, एंड 6 सेकेंड एक्सेल। क्योंकि इन एक्सेल में आपकी ना नेगेटिव एनर्जी, आपकी यूज्ड एनर्जी वो बाहर जा रही होती है। तो वो जितनी ज्यादा बॉडी के अंदर से निकाल देना उतनी ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसको बहुत ईमानदारी से कर लेना ब्रीदिंग को, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि ये आपका लूप तोड़ देता है, बहुत जल्दी लूप तोड़ता है ये। लेकिन आप डीप ब्रीदिंग को समझते नहीं है ना कुछ। अब डीप ब्रीदिंग के इतने पावरफुल इफेक्ट्स होते हैं कि इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं, मैंने ये देखा है, जैसे अभी उन्होंने स्टार्ट में बताया था कि कल हमने एक इनर चाइल्ड हीलिंग की हिप्नोथेरेपी की थी, और वो अपने 6 मंथ्स में पहुंच गई थी। जब वो 6 मंथ ओल्ड थी, 6 माह का की मेमोरी उनकी वापस आ गई। 6 महीने इज अ वेरी वेरी स्मॉल एज,
कोई इंसान ये नहीं सोच सकता कि वो जब वो 6 महीने का था तो वो कोई ऐसी बात याद कर लेगा जो उस वक़्त उसके साथ हुई थी। लेकिन हमारे पास ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं कि आप वो वाली मेमोरीज़ भी याद कर सकते हैं जब अभी आप पैदा नहीं हुए थे, बट यू फेल्ट इट इनसाइड द वॉम्ब। आपने माँ के पेट में ही वो चीज़ें फ़ील कर ली थी, आपकी मेमोरीज़ वहाँ तक भी चली जाती हैं। तो यही चीज़ें हम ब्रीदिंग के साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। वो मैं ये सिर्फ़ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप ब्रीदिंग को कभी भी हल्का ना लिया कीजिए। तो जो ब्रीदिंग आपको मैं बता रही हूँ बस वही आपने करनी है, और यूट्यूब से देख के तरीके नहीं करने, अनलेस कि आप ब्रीदिंग के एक्सपर्ट हो जाते हो, आप अपनी लूप्स को तोड़ लेते हो, आप अपने इमोशंस को समझ लेते हो। ब्रीदिंग आपके इमोशंस को भी ट्रिगर कर देती है। ब्रीदिंग में एक मैं खुद एक्सरसाइज, मुझे मेरे गाइड थे, मेंटोर थे, उन्होंने मुझे दी थी, हालांकि वो मेरे सर पे थे, लेकिन मैंने फिर भी वो एक्सरसाइज नहीं की, बिकॉज वो ऐसे इमोशंस आपके अंदर से ट्रिगर कर रहे थे जो आपको भी नहीं पता होते। अब जब मैंने की तो मेरे अंदर एग्रेशन वो हो रहा था, और मुझे लग रहा था मेरे सामने कोई आया तो मैंने उसको मारना शुरू कर देना। और कई दफा ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि आप वो जब वो लेते हैं ना, सांस लेते हैं, तो आप बेतहाशा या रोना शुरू कर देते हैं या बेतहाशा हंसना शुरू कर देते हैं। सो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ब्रीदिंग को हल्का ना लीजिए। जो बताई जा रही है बॉक्स ब्रीदिंग 4-4-4, बस वो वाली कीजिए, ठीक है। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता लंबे सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें, और अपने आप को कहते रहें आई एम सेफ, आई एम सेफ। ये भी काफी है, ये भी कर लें तो बहुत है। अपने शोल्डर्स को जरूर रिलैक्स किया करें। अभी सब अपने अपने शोल्डर्स नीचे गिराएं, एकदम एकदम ढीले छोड़ दें। और अपने जॉस को भी, जॉस बहुत टाइट किए हुए, जबड़े टाइट करके रखे हुए, इसको भी ढीला छोड़ें, फासला करें इनके अंदर। और जब दिन में याद आए शोल्डर्स को नीचे गिराया करें, और अपने जॉज को अनक्लेंच किया करें। ये यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होल्ड होती है। कॉन्टिन्यूसली कॉन्शियसली इसको रिलीज किया करें जब जब याद आए। और ग्राउंडिंग थ्रू सेंसेस, ये वही वाली टेक्निक है। 5 सेंसेस को आपने एंकर करना होता है। 5 चीजें देखनी है, 4 आवाजें सुननी है सराउंडिंग्स में, और 3 चीजें जो हैं वो आपने स्मेल करनी है, और या सोचना है उनके बारे में। हो सकता है उस टाइम आपको अब अपने सराउंडिंग्स में एक आधी स्मेल आ रही हो, बाकी 2 इमेजिन कर लें। और 2 चीजें फील करनी है, जहाँ बैठे हुए हैं उस जगह को फील कर लें, जो अपने कपड़े पहने हुए हैं उनको फील कर लें, उनका टच आपको फील हो जाएगा। दुपट्टा सर पे लिया हुआ है, या कोई टोपी पहनी हुई है, या कोई चेन घड़ी पहनी हुई है, उसके टच को फील कर लें। और 1 जो है वो कौन सी सेंस रह गई है, 12 और 5 सेंसेस में वो देख लीजिएगा तरतीब। लास्ट में जो एक सेंस रह गई है कौन सी है, सुनना, देखना, चखना, महसूस करना, और टच सूंघ। करना मैम। हाँ, टच में वही ना, जहाँ बैठे हुए उसको फील करें, कपड़े जो पहने हुए वो फील करें, टेस्ट। एंड ऑल दीज टेस्ट। थिंग्स। हाँ, टेस्ट। अच्छा, मेरा कहाँ चला गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या रह गया है जी हमारे पास। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अब ये आ गया आपके, वो हम जो थे वो थोड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे थे। अब कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग क्या होता है कि आपने अपने फियर को, जो कि मुस्तकबिल का है, जो भी हुआ ही नहीं है, उसको इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर लेकर आना है। फियर ने क्या जनरेट किया हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ये फ्यूचर फोकस्ड है, ठीक है। आपने ये सोचना है कि अभी क्या हो रहा है, क्या अभी वो कैटेस्ट्रॉफिक, खौफनाक, खतरनाक सूरत हाल पेश आ चुकी है, आ गई है, क्या ऐसा हो गया है। तो माइंड का आंसर होगा नहीं, अभी ऐसा हुआ तो नहीं है। तो फिर आप उससे पूछे अभी क्या हो रहा है, तो वो फिर बताएगा कि अभी तो आप सेफ हो, अभी तो मैं पेपर आए ही नहीं है, अभी तो पेपर आने में हफ्ता बाकी है। अच्छा, तो फिर क्या ये सूरत हाल आप हैंडल कर सकते हो। दिमाग सोच के कहेगा हाँ हो तो जाएगी, हैंडल तो हो जाएगी, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो फिर आप दिमाग से कहो कि कैसे। अब जब आप उससे पूछोगे ना अच्छा बताओ कैसे हल होगी, उसका सारा फोकस जो है ना वो कैसे पे आ जाएगा, सोल्यूशन पे आ जाएगा, ऐसे हल होगी। अच्छा, ये भी तो किया जा सकता है। अच्छा, ब्रेक डाउन भी तो किया जा सकता है सिलेबस को।
अच्छा, एक पीछे गलती हो गई थी, मेहमान आ गए थे। खाना आज मैं टाइम से थोड़ा पहले शुरू कर लेती हूँ, आज मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। एंड ऑल दीज थिंग्स, वो जैसे ही आपका ब्रेन सोल्यूशन मोड पे स्विच ऑन होगा ना, वो खुद ब खुद आपको ऐसे ऐसे हल देगा। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। मुझे कुछ दिन पहले कहीं जाना था। हर मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए, और कराची में हालात बहुत लाइट के, हर पूरे पाकिस्तान में ही खराब है, कराची को क्या ब्लेम करें। तो जब मैं उठी तो लाइट नहीं थी, और मेरा मीटिंग का टाइम निकल रहा था। अब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो लाइट के बगैर भी तो कपड़े इस्त्री हो सकते हैं ना, कैसे? अच्छा, कैसे में मेरे ब्रेन ने मुझे कहा कि आप उसको यूज करें, गैस को, चूल्हे को यूज करें। ठीक है, चूल्हे को यूज कर लिया, अब सारा काम हो गया। तो सारा सारे कपड़े फुल प्रेस हो गए, टाइम भी निकल रहा था, पर टाइम के अंदर अंदर मैनेज हो गए। जब लास्ट का मैं उसको प्रेस करने लगी फ्रंट को, तो मुझे नजर आया कि वो वहां से फटा हुआ था। अब वो सारा सूट इस्त्री हो गया था, और एक नए सिरे से एक नया सूट निकालना और उसको इस्त्री करने का मतलब था आप मजीद लेट हो रहे हो। लेकिन मेरे माइंड ने फौरन उसका एक हल दिया कि इसको आप फ्यूजिंग के साथ कवर कर दो, वक्ती तौर पे ये कवर हो जाएगा और आपका ये टाइम निकल जाएगा। अच्छा, फ्यूजिंग वाइट थी, सूट ब्लैक था, तो वो तो नजर आएगा, साफ नजर आएगा। और फिर वहीं पे माइंड ने अगला सोल्यूशन दिया कि ब्लैक मार्कर से इसको ब्लैक कर दो, एंड दैट्स ऑल। कोई पैनिक नहीं हुआ, कोई देर हो रही है, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, लाइट क्यों नहीं आ रही कराची में, ये लाइट वाले ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत बुरे हैं। किसी को बुरा भला नहीं कहा। हाँ, अपनी सुस्ती थी उसमें, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि आपको टाइम से काम करना चाहिए और चीज़ों को पहले से चेक करके रखना चाहिए, ऑन द स्पॉट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बट स्टिल माइंड जो है वो पैनिक मोड में नहीं गया। सो चीज़ें मैनेज हो गई, सोल्यूशन भी उसने निकाल के दे दिए। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैंने ये सीख लिया ना कि ब्रेन के दो मोड्स हैं, आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड है और सोल्यूशन ओरिएंटेड है। अब ये आपके हाथ में है, आपने कौन सा ऑन करना है। अगर आप कॉन्शियसली स्विच करना सीख जाए ना दोनों मोड्स के दरमियान, तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर आप जो है ना वो, मुझे मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल की जरूरत आपको उस टाइम पड़ती है जब आप के कोई पुराने डीप रूटेड इश्यूज होते हैं। अदरवाइज जिंदगी में पीछे चीजें ठीक है ना सारी, तो अभी के मसले हल हो जाते हैं, वो इतना टाइम नहीं लेते, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। सो प्रेजेंस मोड आपका क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट स्टेट, अभी क्या चल रहा है, बस वो देखें, अभी अभी इस टाइम क्या हो रहा है। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें, एनएलपी में जो जिस पे हम बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, तो वही थॉट्स ट्रिगर नहीं करने, फेलियर, कैटास्ट्रोफिक, कयामत आ गई है तो ये हो गया है तो बहुत ही बुरा हो गया है, वो वाले पैटर्न्स आपके जनरेट नहीं होते। लैंग्वेज इज द ब्रिज बिटवीन योर कॉन्शियस गोल्स एंड अनकॉन्शियस रिएक्शंस आपने लिंक किए होते हैं। अपने लफ्जों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। लफ्जों को स्पेलिंग्स भी कहते हैं, वर्ड्स को स्पेलिंग्स भी कहते हैं। स्पेलिंग्स को अगर आप देखें तो वो स्पेल है, स्पेल का मतलब जादू होता है। सो लफ्जों में जादू होता है, क्या सोच रहे हैं, क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बारे में खुद कभी बुरा ना बोला करें, कभी भी बुरा ना बोला करें। दूसरे बोलते हैं तो वो उनका मसला है, वो आपका नहीं मसला। आप कम से कम अपने बारे में बुरा ना सोचा करें, ना बुरा अपने बारे में बोला करें। सो हेयर इज द पावर ऑफ एंकरिंग। अच्छा, एंकरिंग क्या होती है? एंकरिंग में हम एक पीसफुल स्टेट में जाते हैं। अब वो चाहे आप डीप ब्रीथिंग से चले गए, चाहे आप कोई हिप्नोथेरेपी की वो पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक हमारी एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम कुछ भी नहीं करते, बस गहरे सांस लेते हैं और फुल बॉडी पे फोकस कर रहे होते हैं। पहले पैरों को फोकस कर लिया, हाँ ठीक है रिलैक्स हो रहे हैं, फिर लेग्स पे कर लिया, फिर अपने एब्डोमेन पे कर लिया, चेस्ट को रिलैक्स कर लिया, बाजुओं को, शोल्डर्स को, फेस को, सर को फुली फोकस करके जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो उस टाइम आप अपना अंगूठा और वो उंगली दबा लें और उसके कहें कि ये मैंने इसको, इस रिलैक्स स्टेट को और ये अंगूठे और उंगली को एंकर कर दिया। अब जब भी मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा यही वाला जो है ना रिलैक्स स्टेट वो ट्रिगर हो जाएगी। तो ये वाली आप कॉन्शियसली 2-3 दफा करके देख लें आप। हाँ, पीएमआर की जो है ना वो मैं एक रिकॉर्ड करके आपको जरूर दे दूंगी। वो कोई भी कभी भी कहीं भी यूज कर सकता है, उसका कोई मसला नहीं है।
उसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। वो मुझे याद करवा दीजिएगा, वो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में रिकॉर्ड करके ना वो दे दूंगी। उसको एंकर कर लें अपने साथ, बार बार सुन के बेशक कर लें, ये थंब और 4 फिंगर के साथ। तो आपकी बॉडी जो है ना वो काम रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देगी। एंड अफर्मेशंस थोड़ी सी कहीं से अच्छी सी बना लें, वो रिपीट कर लिया करें अपनी एंजाइटी के टाइम पे। और इसी गेस्ट एंकर को यूज किया करें एंजाइटी के साथ ना। एंजाइटी हमेशा सीखी जाती है, तो ये अनलर्न भी की जा सकती है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ने पैटर्न समझा होता है। रिपीटिशन, इमोशन और एम्बॉडीड एक्सपीरियंसेस जो उसने सेव किए होते हैं, समझ के ना छोटी छोटी आपकी आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। So how much time we have left? Relax the mind deeply, release stored tension from body, calm the nervous system. और क्या रह गया है? इसकी भी फिर मैं यही कर सकती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग ये पीएमआर की ना, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जो है ना वो करवा दूंगी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ना। वो रिकॉर्डिंग कोई कोई मर्जी जो मर्जी सुने, उसका कोई मसला नहीं। वो बॉडी रिलैक्सेशन होती है, उसमें हम कोई डीप इमोशन को ट्रिगर नहीं करते, कोई छेड़खानी नहीं करते सबकॉन्शियस के साथ। वो आप एंकर कर लीजिएगा इसी तरह अंगूठा और अपनी इंडेक्स फिंगर को दबा के, एंजाइटी के अंदर उसको कर सकते हैं। नाउ आस्क द क्वेश्चंस। अब जब तक हमारी मीटिंग एंड नहीं होती हम क्वेश्चंस पूछ लेते मैम जाएंगे। मैम मेरा एक सवाल है, जो फेयर होता है अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है, तो फिर उससे मैं कैसे क्या करूं उसके वक्त, क्योंकि अंधेरा ही होता है। अगर मैं उसे बोलूं प्रेजेंट में आओ तो वो प्रेजेंट में आकर मुझे कहता है भूत आ जाएगा, या कुछ ऐसा कुछ होता है। कभी आया? ना भी हो तो भी मुझे ना बहुत खौफ होता है अंधेरे में। अगर मैं अब अंधेरे से निकल जाऊं ना तो मैं ना मतलब सही सही वाली जगह रोशनी में भी होती हूँ, फिर भी मुझे वही ऐसा होता है कि ना पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा ऐसे। तो इससे कैसे निकलूं? असल में अंधेरे का खौफ क्या है? अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। आपको नहीं पता कि क्या होगा। अब बिल्कुल एक गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर हो, एंटिसिपेट कर नहीं पा रहे हो कि अभी क्या होगा आगे। तो बेसिकली वो वाला फियर आपका जनरेट हुआ होता है। तो अगर आप उस टाइम अपने आप को ये कह देना कि अंधेरे में सिर्फ एक रोशनी की कमी है, सिर्फ ये है कि मेरी देखने की सेंस काम नहीं कर रही, मेरी बाकी की 4 सेंसेस काम कर रही हैं। मुझे सुनाई भी दे रहा है, मुझे बॉडी पे फील भी हो रहा है, मुझे स्मेल भी आ रही है, मेरा टेस्ट भी काम कर रहा है, सिर्फ मेरी एक सेंस काम नहीं कर रही अंधेरे के अंदर। तो अनसर्टेनिटी की फीलिंग्स काफी हद तक कम हो जाती हैं, क्योंकि जब भी इंसान अनसर्टेन सिचुएशन में जाता है उसको समझ नहीं आता वो क्या करेगा, तो वो अपनी बाकी सेंसेस पे भी फोकस नहीं कर रहा। सो वी हैव नाउ 10 मिनट्स। यस, मुझे मैसेज आ गया। तो आप उसको 5 सेंसेस को, बाकी 4 सेंसेस को यूज करें, थोड़ा टाइम गुजारें अंधेरे के अंदर, तो आपका वो फियर निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कुछ भी नहीं होता अंधेरे में, तो कुछ भी नहीं होता, बस आपको नजर आना बंद हो गया। इसकी कोई नेटवर्क थेरेपी करवा सकती है 5 सेंसेस को यूज करते हुए कि एंजाइटी जब भी नेक्स्ट टाइम हो तो हम आपको हिप्नोथेरेपी को गाइडेड और तो कुछ। मैंने आपको दी है ना वो 5 सेंसेस वाली, तो दी हाँ हुई है, हाँ एनहेंस करने हाँ वाली। हाँ। सेंसेस अच्छा को अच्छा हाँ पॉलिश कैसे कर सकते हैं, एनहेंस हाँ कैसे हाँ। कर सकते वो हैं, जो शुरू में एक करवाई थी। वो जो एक फील्ड से निकल के दूसरी फील्ड में जाते हैं कोई। हाँ, एक कमरे से आपकी 5 सेंसेस 5 कमरों की तरह है, आपने उनके अंदर जाना है, उनको थोड़ा अच्छा क्लीन करना है, तो फिर वो आपकी सेंसेस अच्छा जो है ना वो थोड़ी एक्टिवेट हो जाती हैं। मतलब अब उनको कॉन्शियसली इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, वरना वो अनकॉन्शियसली आप यूज कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली। तो हाँ सही थोड़ी अलर्ट हो जाती हैं। सही। और किसी का क्या क्वेश्चन है? पीएमआर में दूंगी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। वो अभी चूंकि 10 मिनट है, तो 10 मिनट में मुझे नहीं मजा आएगा करवाने का, 10 भी नहीं है, अब 9 मिनट रह गए। तो
मैं वो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी PMR। मुझे अभी एक सेशन और भी रिकॉर्ड करना है। चलें इंशाल्लाह। और क्वेश्चन किसी का? लगता है सबको बहुत अच्छा समझ आ गया। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा था ना। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन पूछ रहा है? महर। मैं आसिया बात कर रही हूँ। कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन चल थैंक रहा है यू आपका, आसिया, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। अच्छा, मुझे जैसे आप जो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो ये जो आप कह रहे हैं कि बचपन के जो ट्रॉमा होते हैं, बचपन की जो चीजें होती हैं, वो निकालने के लिए, और जो है मतलब इनके किसी भी चीज का एक खौफ बैठ जाता है हमारे अंदर ना, हम्म। जब भी वो सीन होता है। हालांकि हम मेच्योर भी हो चुके थे, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ ना, आ, हो सकता है आप लोग में से किसी के साथ हो। जैसे इन लॉज में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं थी ना, तो अब मेरे जो सिस्टर इन लॉज थी सब बड़ी थी, तो वो उनका खाना वाना बहुत अच्छा होता था, और वो थोड़ा सा मुझे प्रेशराइज भी करती थी। हम्म। तो वो जब आती थी मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी। आपने बात की तो मुझे अपना याद आ गया। तो बिल्कुल। वो मतलब बाद में फिर मेरा खाना अच्छा भी हो गया, लेकिन अब भी काफी हद तक ना, लेकिन हम्म। कुछ टाइम पहले तक जो है ना, मेरा ऐसा ही होता था कि उनके आने का मैं सुनती थी घबरा जाती थी, और मैं इतने दिल लगा के खाना बनाती, लेकिन कहीं ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी, वो चीज़ नहीं आ पाती थी जो कि मैं हम्म। करना चाहती थी ना। तो अब कुछ टाइम से तो हो रहा है, तो इसको मजीद बेहतर करने के लिए जो आप रिकॉर्डिंग देंगी, तो उसमें मतलब यानी कि ना, अगर इसको भी ऐड कर लें कि अगर कोई ऐसी चीज़ हमें हुई नहीं, है तो हम उसको कैसे। देखो वो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया ना, वो जब जो इन्होंने बता रही थी कि वो 6 मंथ की मेमोरी में चली गई हैं, तो ये पर्सनल मैं अपनी उसमें निगरानी में करवाती हूँ। फिर इसकी रिकॉर्डिंग देना मेरे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छा कोई भी अच्छा। रिस्पॉन्सेज ट्रिगर हो सकते हैं। हो सकता है अब उनका इरादा 6 महीने की एज में जाने का नहीं था, एक और ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उनका भी इरादा वो वाली मेमोरीज निकालने का नहीं था, वो निकल आई। अब उसको फिर आप कैसे हैंडल करेंगे? तो फिर ये इसीलिए कि मैं अपनी निगरानी में ये वाले सेशंस करवाती हूँ। रिकॉर्डिंग फिर इनकी मैं नहीं देती। चले चले चले, सही, ठीक ठीक। वैसे अच्छा माशाल्लाह वो आपका फ्ला सेशन बहुत आपको अच्छा है। मैं वैसे बता पर्सनल में बता दूंगी। अच्छा जी 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 साइका, ये जो जी जी। फ्लाइट एंड फाइट मोड है, ठीक है, अगर मुझे किसी चीज की एंजाइटी नहीं भी हो रही, लेकिन फिर भी अगर मैं फ्लाइट एंड फाइट मोड में ज्यादातर रहती हूँ क्योंकि मेरा कॉर्टिसोल लेवल हाई, और हर वक्त मैं टेंशन में अगर रहती हूँ, तो इसके लिए क्या कोई टेक्निक या थेरेपी है कि मैं अपने आप को हमेशा अल्फा या रिलैक्स स्टेट में रहूं? मतलब मेरे साथ ज्यादातर ऐसा रहता है कि मैं फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहती हूँ। पैटर्न तोड़ें इसका डीप ब्रीदिंग के साथ। आपको तो मैं एडवांस लेवल की डीप ब्रीदिंग भी बता सकती हूँ। आप वो पहले मुझे बॉक्स। जरूर। हाँ, अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग मैं नहीं रेकमेंड करती क्योंकि उससे आपके दूसरे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, तो भले मेरे दूसरे इमोशंस ट्रिगर हो जाए, मुझे उसका कोई मसला नहीं है। मुझे बस अपने ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना है ना, तो वो अच्छा, मुझे हर तरह टेक्निक जरूर बताएं, ताकि हो सकता है कोई भी एक मुझे काम आ जाए तो वो मेरी लाइफ चेंज हो जाए उससे। मैं यफशीन, मुझे पता है आपको मैंने कैसे लेके चलना है, तो वो मैं हाँ अपने तरीके से बताऊंगी। चीजें सारी चीजें हाँ नहीं एक बता सकती हूँ, हाँ। ठीक है? और अभी जो हम कर वो रहे जो हैं वो मेरा, काफी है। और वो जो इनर चाइल्ड वाली मेरे जो भी बचपन के फेयर्स आए ना हम्म। सरफेस पर, तो वो बहुत अच्छा हुआ। इसमें कोई डरने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि डर तो हम्म। वो मेरे अंदर एग्जिस्ट करता था हमेशा से, लेकिन मैंने उनको जब आइडेंटिफाई किया ना, तो उससे मैं बहुत रिलैक्स हो हूँ। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। और मैं ना दोबारा, क्योंकि हमारा ये, मैं नीचे वाला घर जो है ना, वहां हम रहते थे बचपन में, और उसके बाद ये ऊपर बना, तो मैं नीचे घर में जब गई तो मैंने देखा कि अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैं हर जगह इजीली मूव कर रही थी, तो मुझे किसी चीज से फेयर नहीं। तो वो मैंने अपने आप को ना, मतलब एक होता है ना कि क्योंकि बचपन मेरा उस फेयर में उस जगह गुजरा था, तो वो जगह ही मेरे लिए ना बहुत फेयरफुल सी रहती थी हमेशा। मैं नीचे जाने से अभी भी घबराती हूँ। हम्म। तो वो जो है ना, हाँ, तो वो मैंने ना उस चीज को
आइडेंटिफाई जब कर लिया ना, तो अब वो चीज मेरे लिए एक नॉर्मल सी हो गई। बिल्कुल। और मैंने अपने इनर चाइल्ड को भी थोड़ी थोड़ी देर में वो एक्सरसाइज करके हक कर रही हूँ, ताकि मैं अपने इनर चाइल्ड को भी हील हील करती हील कर, जाऊं रोज हाँ, रोज। हाँ वो हील हो जाएगा। हाँ उस इवेंट के लिए हाँ वो हील हो इंशाल्लाह। जाएगा। इवेंट का वो सबसे ज्यादा वो हाँ। डरा हुआ होता है ना, वो इवेंट उसको हम्म। इंशाल्लाह वो ओवरकम कर लेकिन लेगा। मसला ये है ना कि मैं सिर्फ चाइल्डहुड में मेरे साथ सिर्फ फेयर का मामला नहीं रहा, एडल्टहुड में आकर आपको पता है कि मुझे अपने ही घर में एक अनसेफ्टी और एक नया एक किस्म का, मुझे एडल्टहुड में आपको जो आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं उस पर किसी की अपने की नजर हो, तो वो एक मुस्तकिल का ट्रॉमा जो था ना वो, और फिर उसकी वजह से अजीब अजीब खराब किस्म के ख्वाब आना, तो वो मतलब बहुत मतलब मेरी पूरा समझे पूरी जो मेन आपकी जवानी, जो आपके बिल्कुल अच्छे डेज होते हैं ना, खुशी सेलिब्रेट वाले, वो सारे मेरे